नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात पूरी तरह बीत चुकी है। सभी राजनीतिक दल रैलियों और यात्राओं में जामत में जुटे हुए हैं। ऐसे में आज बीजेपी ने मिशन यूपी 2022 के लिए अब तक की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत कर दी है। बीजेपी ने आज यूपी में 6 क्षेत्रों में जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। खास बात यह है कि यूपी में ये जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं। ये यात्राएं यूपी के सभी 6 क्षेत्रों से निकाली जाएगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अंबेडकर नगर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की, तो वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने झांसी से अवध क्षेत्र के लिए जन विश्वास यात्रा की शुरुआत कर दी। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण की नगरी मथुरा से यात्रा को हरी झंडी दिखाई है, तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिजनौर से यात्रा को रवाना किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गाजीपुर से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया है। वहीं यूपी दौरे पर आए मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने बलिया से जन आशीर्वाद को हरी झंडी दिखाई। हम आपको 6 तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि 6 दिग्गज जो 6 शहरों से इस यात्रा को रवाना किया है। तो बीजेपी की इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए लोगों के बीच पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ाने का काम ये यात्रा करेगी, रैली करेगी। साथ ही केंद्र की योजनाओं को जनता के बीच ले जाकर उनको पार्टी की ओर से किए गए कार्यों को भी बताएगी और साथ में लोगों को जो बीजेपी की रीति और नीति है उससे अवगत कराएगी और जो भी परामर्श किया जाएगा, जो भी बात सामने आएगी उसको बीजेपी एक्सेप्ट भी करेगी। ये भी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। आज जन विश्वास यात्रा केंद्र और प्रदेश सरकार की विकास की यात्रा को जन विश्वास में बदलने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक बार फिर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। और मैं सौभाग्य मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण की इस पावन धरती पर मुझे इस यात्रा का शुभारंभ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। योगी का मतलब, भाई का मतलब है योग। ऐसा योग प्रशासक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ सही है कि नहीं? वो से है ओजस्वी। महाराज के चेहरे पे अलग ओज झलकता है। अपराधी बिलों में घुस गए, पता ही नहीं चलता है। जेलों से बाहर निकलने की नहीं सोचते। जी का मतलब है गतिशील, दिनों रात काम करने वाला। और आई का मतलब है ईमानदार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिले को 955 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। महंत दिग्विजय नाथ पार्क में गोरखपुर विकास प्राधिकरण की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इनमें से करीब 933 करोड़ की परियोजनाएं जीडीए से जुड़ी हुई है, जबकि लोकार्पित होने वाली 22 करोड़ रुपए लागत की 22 अन्य परियोजनाएं पीडब्ल्यूडी और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग छात्रों को विभिन्न उपकरण भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों से वितरित किए जाएंगे। सुभाष गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुभाष, अगर बात की जाए तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय दौरा है। ये दौरा कितना अहम कह सकते हैं, क्योंकि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी योगी आदित्यनाथ करेंगे। जी बिल्कुल, आपको अभिषेक मैं बता दूं कि अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह के में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय सम्मेलन में आप बता दें कि कई को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां चल जी के लिए, उसके लिए जिलों में लोकार्पण शिलान्यास करते चले आ रहे हैं। लगभग 955 करोड़ की परियोजना वो शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण आयोजित बिल्कुल सुभाष, बिल्कुल जिस तरीके की हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचने वाले हैं और तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ में हम ग्राफिक्स के जरिए ये भी दिखा रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ है परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे गोरखपुर वासियों को। वो क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, कौन कौन सी योजनाएं रहेगी और कितनी लागत से योजनाओं का निर्माण होगा,
तो हम आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और इसके बाद परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे और साथ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। राजधानी लखनऊ में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसी दौरान अखिलेश यादव ने पीएम मोदी यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी के बयान पर पलटवार करते हुए योगी सरकार को अनुपयोगी सरकार बताया है और तंज कसते हुए कहा है कि सीएम योगी को अनुपयोगी मुख्यमंत्री है। इसके अलावा छापेमारी को लेकर कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट को दिखाता है। वो जानते हैं कि वो ये चुनाव हारने जा रहे, 2022 में सपा की सरकार आ रही, ऐसे में वो हर हथकंडा अपना रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि समाजवादी विजय रथ रोकने वाला नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के माध्यम से डराने का काम कर रही है और इस अनुपयोगी सरकार से उम्मीद ही क्या की जा सकती है। निषाद समाज के साथ धोखा हुआ है, इस तरीके की बात भी अखिलेश यादव ने कही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग भी किया जा रहा। वहीं अजय मिश्र टेनी की बर्खास्ती को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की सरकार ने टेनी को अभी क्या बर्खास्त नहीं किया है। जो लोग खुद को बुलडोजर वाली सरकार का दावा करते हैं, उनका बुलडोजर टेनी के घर पर आखिर क्यों नहीं चल रहा है। नौजवान दर दर भटक रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, अपमानित हो रहे हैं। अगर उनका आरक्षण कोई छीन रहा है तो यही अनुपयोगी सरकार है। कोई परीक्षा बिना लीक हुए नहीं परीक्षा हो पाई, पेपर रद्द हुए हैं, जो नौजवानों को नौकरी न दे पाए, रोजगार न दे पाए, वो अनुपयोगी सरकार है जो टीटी, बीएड और बीपीएड के नौजवानों को बेरोजगार रख रही हो। अनुपयोगी सरकार वो है जिन्होंने वादा किया 70 लाख नौकरी देने का, लेकिन झूठे विज्ञापन दिखा करके लोगों को गुमराह करने का काम कर दिया। अनुपयोगी तो है ही मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना संकल्प पत्र नहीं पढ़ा। इसलिए ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है, राजीव राय जी हमारे बगल में बैठे हैं, इनके जहां जहां स्थान है वहां इनकम टैक्स के लोग पहुंचे हैं। अनुपयोगी मुख्यमंत्री टेक्नोलॉजी नहीं जानता, और हमारे बगल में लीडर पोजीशन बैठे हैं, वो जानते हैं अगर कंप्यूटर दिखा दोगे अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो हो सकता है डर जाए, भाग जाए देख करके। अगर अगली बार आपको कुछ डराना हो अनुपयोगी मुख्यमंत्री को तो अपने हाथ में लैपटॉप ले जाना है, स्मार्टफोन कहना चला के दिखा दो। अगर ना प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ कर भाग जाए तो बताना मुझको। ये चुनाव हारने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन्हें चुनाव हरा दिया है। ये कितने भी साजिश कर लें, कितने भी षड्यंत्र कर लें, समाजवादी विजय रथ रुकने वाला नहीं है। समाजवादी विजय रथ उसी दिन रुकेगा जिस समय कालिदास में समाजवादी सरकार जनता बनवा देगी। हमारे सभी फोनों को सुना जा रहा है। हमारे जितने भी फोन है समाजवादी पार्टी के कार्यालय के या हमारे संबंधित जितने लोग भी हैं, उनके मोबाइल को सुना जा रहा है। सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो सोचिए ये अनुपयोगी सरकार है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और अखिलेश यादव के करीबी राजीव राय के घर सहित 5 स्थानों पर छापेमारी की गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को राजनीतिक से प्रेरित बताया गया। साथ ही अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि सभी नेताओं और करीबियों के फोन लिसनिंग पर हैं। उनके करीबी राजीव राय का कहना है कि उन्हें सिर्फ उनके पास से 17,000 रुपए मिले हैं, जबकि पूरे स्टाफ के पास से जोड़ इकट्ठा करने के बाद 76,000 रुपए बरामद किए गए। राजीव राय ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया है और उनके फोन को भी टैप किया जा रहा है। सुनिए क्या कहना उनका। अखिलेश यादव करीबी कहे जाने वाले राजीव राय के घर मऊ स्थित उनके आवास पर कल इनकम टैक्स ने एक रेड की। हमारे साथ राजीव राय जी हैं जो बताएंगे सर कल क्या पूरा मामला था, कितने बजे ये टीम पहुंची और किस तरह की कार्रवाई उन्होंने की है। जैसे मैंने बताया सुबह 7 बजे पहुंच गई, नेता के बेस पे पहुंचे थे, अधिकारी बन गए और अधिकारी बन के 18 घंटों में भारी मात्रा में 76,600 रुपए बरामदी किए और कुछ नहीं मिला उनको। नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन या कोई लैपटॉप? कुछ नहीं था। मेरे फोन को उन्होंने क्लोन किया और मुझे शक है कि फोन को उन्होंने क्लोन करके कॉपी करके कुछ भी फेक
डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट कर सकते हैं। जब आपका फोन मेरे हाथ में आ जाएगा, आपका फोन को वर्चुअली मैं ऑपरेट कर सकता हूं, तो आपके फोन में कुछ भी कर सकता हूं मैं। तो कितने ठिकानों पे था आपका? बेंगलोर स्थित कुछ जगहें थी वहां पर? मेरे टोटल 5-6 जगहों पर उन्होंने छापे मारे हैं। तो घर से जब वो आपके रहे, कितने घंटे की कार्रवाई थी अब तक? 7 बजे आए, रात को 11 बजे गए। अच्छा, ये सबसे बड़ा सवाल उठाया अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा है कि फोन टैपिंग की बात सामने आई है, जिनके अभी छापे पड़े हैं उनमें फोन टैपिंग की बात सामने आ रही है। तो किस तरह से आपको शक है कि फोन टैपिंग? अरे जो बातचीत के दौरान पूछताछ में उन्होंने बता दिया कि मैंने आपसे क्या बात किया था। आपसे क्या बात कैसे बताएंगे? जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं सुन रहे तो कैसे बताएंगे? तो अभी आगे की क्या प्रक्रिया है? आप लोग जाएंगे कोर्ट में जाएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दिशा निर्देश होगा उसके हिसाब से करेंगे। इनका कहना है कि काफी घंटे तक वो टीम रही, जबकि सवाल उनके लिमिटेड थे और उसके जवाब भी उन्होंने नहीं दिए हैं। कैमरा पर्सन अमन के साथ जनता टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी प्रदेश की महिलाओं को साधने की पूरी कोशिश में लगी हुई हैं। हाल ही में अपना महिला घोषणा पत्र जारी करने के बाद प्रियंका गांधी ने आज रायबरेली में महिला शक्ति संवाद रैली को संबोधित किया। इस शक्ति संवाद रैली में प्रियंका ने महिलाओं के साथ बातचीत की, साथ ही रैली को भी संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने शक्ति संवाद रैली को संबोधित करते हुए न सिर्फ महिलाओं के लिए कांग्रेस की घोषणा को बताया, बल्कि बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री महंगे महंगे हवाई जहाज में यात्रा करते हैं, लेकिन बेटियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। चलिए उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं और सबसे पहले बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमायूं से विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करने बागेश्वर जिले के नुमाइश खेत मैदान पहुंचे, जहां छोलिया नृत्य से उनका भव्य स्वागत किया गया। कुमायूं से भाजपा को विजय संकल्प यात्रा बागेश्वर से कुमायूं के सभी जिलों में पहुंचेगी। इससे जनता के द्वार तक जाकर घोषणा पत्र पर अमल और पूरे किए गए वादों की जानकारी भी दी जाएगी। नए सुझाव भी इसमें दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भाजपा की विजय संकल्प यात्रा का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री को काले झंडे भी दिखाए। हालांकि एनएसयूआई के लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर विजय संकल्प यात्रा को रवाना किया। सूबे में 300 यूनिट बिजली फ्री देने को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के नेता कर्नल अजय कोठियाल का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, अब तक पूरे प्रदेश में 14.5 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। उनका कहना है कि भाजपा और कांग्रेस पार्टी के नेता किसी भी मंच पर आकर बहस कर सकते हैं। उन्हें आम आदमी पार्टी बताएगी कि किस तरह से 300 यूनिट बिजली फ्री दी जा सकती है। कमिटमेंट दिया है 300 यूनिट पर मंथ। उसमें अगर कोई समझता है कि उसको फ्री बिजली की जरूरत नहीं है तो वो सरेंडर कर दे उस चीज को। मेरे को लगता है कि जो बहुत मतलब परिवार अच्छे हैं वो इस चीज में नहीं आएंगे, लेकिन वो भी ना कहीं जो सरेंडर करें उस पैसे को अलग से हमारी कमेटी में दें, जिसको कि हम किसी न किसी और सामाजिक काम में लगाएं। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल ने मौन पालन के क्षेत्र में निरंतर हो रहे नए प्रयोग को सराहनीय बताया और कहा कि किसान की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में मौन पालन भी एक बेहतर विकल्प है। यदि किसान मौन पालन की ओर अग्रसर होते हैं तो आने वाले समय में मौन पालन से 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना से अधिक मुनाफा किसानों को मिलेगा। मौन पालन से मिलने और निकलने वाला शहद सहित अन्य औषधियां बेहद ही कारगर है, ये भी बात उनियाल ने कही है। और साथ में 4 कंपनियों से MOU भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जोलीकोट में एक टेस्टिंग लैब बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर के सरकार की जो मंशा है वो मंशा है किसानों की आय को दुगना करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि किसानों की आय दुगनी करनी, और हम लोग मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हम तकरीबन अपने टारगेट के नजदीक पहुंच गए और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस तरह किसान को खेती के साथ साथ और अतिरिक्त सुविधाएं एलाइड सेक्टर की दें ताकि किसान की आय बढ़े और वो उसकी आर्थिकी मजबूत हो। तो उसी दृष्टि से अभी हम लोगों ने इंटरनेशनल एप्पल फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने हरिद्वार में इंटरनेशनल मशरूम फेस्टिवल किया, उसके बाद हम लोगों ने टिहरी गढ़वाल में इंटरनेशनल स्पाइसेज। उत्तराखंड में लंबे समय से भू कानून की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने
राजधानी के गांधी पार्क से कचहरी स्थित शहीद स्थल तक सांस्कृतिक रैली निकाली। उन्होंने प्रदेश में भू कानून लागू करने की मांग की है। इस रैली में राज्य आंदोलनकारी मंच, गढ़वाल सभा, देव शक्ति संगठन, युवा शक्ति संगठन सहित कई संगठन रैली में शामिल हुए। उत्तराखंडी अस्मिता, पहचान, सम्मान और संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि आंदोलनकारी लगातार ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में लागू मौजूदा भू कानून राज्य के लिए ठीक नहीं है। इस कानून का फायदा उठाकर बाहरी लोग यहां की जमीनें खरीद रहे हैं। इसके कारण खेती और रिहायशी जमीनों की किल्लत आने वाली है। साथ ही यहां की संस्कृति को भी खतरा है। कुल मिलाकर के सरकार की जो इस 20 साल में उत्तराखंड को लूटने के अलावा इन सरकारों ने किया ही क्या है? जो भी सरकारें यहाँ पे आई हैं उसने सिर्फ उत्तराखंड को लूटा है। महिलाओं के साथ, यहाँ के युवाओं के साथ, यहाँ के आंदोलनकारियों के साथ लगातार छलावा किया है। इसीलिए आज मातृशक्ति इस तरह से उजागर होकर यहाँ पे आई है, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, जो लगातार पलायन हो रहा है पहाड़ों से, लगातार जो पलायन बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए ये एक सांस्कृतिक रैली के रूप में हम लोग यहाँ से निकल रहे। यूपी में चुनाव करीब है तो राजनीतिक गलियारों में सियासी सरगर्मी बढ़ना भी लाजमी है। भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली के बाद सियासी पारा और भी बढ़ गया। मसला ये है कि निषाद आरक्षण को लेकर अमित शाह की ओर से इस महारैली में ऐलान होने की संभावना थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद का तेवर भी छटपटा बदल गया और रैली के बाद संजय निषाद का बयान सामने आया, आरक्षण नहीं तो निषाद समाज बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये बयान सुर्खियों में छा गया तो वहीं राजनीतिक हलकों में भी हलचल मच गई। वहीं इस बयान को लेकर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने हमसे बातचीत की तो संजय निषाद का तेवर सकारात्मक नजर आया। संजय निषाद ने नाराजगी के सवाल पर कहा कि हम बिल्कुल नाराज नहीं है। सुनिए और क्या कुछ कहा संजय निषाद ने। भाजपा निषाद पार्टी की संयुक्त रैली में अमित शाह की ओर से आरक्षण को लेकर नहीं ऐलान करने पर बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद नाराज चल रहे हैं। इस पर खास बातचीत के लिए इस वक्त खुद संजय निषाद हमारे साथ मौजूद हैं। संजय निषाद जी, आजकल उत्तर प्रदेश की सियासत तो गर्म है, लेकिन आपने भी गर्म कर दी है, ज्यादा पारा बढ़ा दी है। क्या बीजेपी अगर आपको आरक्षण का ऐलान नहीं करेगी तो आप उसके साथ नहीं गठबंधन में शामिल होंगे? बीजेपी हमारे सहयोगी दल है और बीजेपी एक जज है, बाकी सब रिटायर्ड जज हैं और सबको जजों के हमारी फाइल पड़ी रही, किसी ने उस पर कलम नहीं चलाया, इसलिए हमारे लोगों ने उन्हें रिटायर कर दिया। बीजेपी के साथ हैं, दिल्ली उत्तर प्रदेश में सरकार है। कुछ बातें शब्दों का खेल हो गया जिसे समझने में उसमें थोड़ी तलखी आ गई कि माननीय अमित शाह जी ने कहा कि भाई मछुआ समुदाय के सभी मुद्दों को हल करेगी बीजेपी, लेकिन लोगों ने उसे समझ नहीं पाया, थोड़ा झटके में बोला और बाद में सब पता चल गया। संजय निषाद जी, लेकिन आरक्षण की बात अटकी कहाँ पे है? आरक्षण, क्योंकि जो रैली का आयोजन हुआ तो बताया जा रहा था कुछ बड़ा ऐलान होगा। सभी मुद्दों में मतलब आरक्षण भी है, आरक्षण उस मुद्दे का एक पार्ट है। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई अमित शाह जी गृह मंत्री बोले कि मछुआ समुदाय के सभी मुद्दों का हल करेगी बीजेपी। और मुद्दे क्या है आरक्षण के अलावा? आरक्षण के मुद्दे हमारे जो तालघाट नदी पिछली सरकारों ने छीन रखी है, हमारे मुकदमे हैं, हमारी हिस्सेदारी है और हमारे लोगों को न्याय और सुरक्षा का मामला, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का मामला, हमारे अंतःसमय इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट, जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में हमें सुविधा देने का जो रिपोर्ट है, सब मुद्दे हैं जो पिछली सरकारों ने इनके फाइलें गुम करा दिया, इनके ऊपर तमाम न इनको पढ़ने दिया न लिखने दिया, इनके तालघाट रोजी रोटी छीन लिया। तो सभी लोगों ने छीनने के नाते हमारे लोगों की सत्ता छीनी। राजभर कह रहे हैं निषाद जी ने, मतलब संजय निषाद ने निषाद समाज को बुलाकर और जुमलेबाजी सुनाकर भेज दिया। अब राजभर भैया को क्या बोलते हैं तो सब दुनिया को पता है कि कुछ सुबह और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं। न उनके पाँव न उनके जुबान में कोई ताला ही नहीं है, कहाँ क्या कहाँ चले जाएं, आज यहाँ रहते हैं कल वहाँ जाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं सुबह शाम। वो अपने समुदाय के बारे में सोचें। आपके मतलब क्या कहने को, उनकी बात को कोई सुनता नहीं है? उनके अपने समुदाय के बारे में सोचें कि उनके समुदाय ने उनका कितना साथ दिया है। अखिलेश यादव का बयान आया है, अखिलेश यादव कह रहे हैं हम आते हैं सरकार में तो निषाद समाज को हम आरक्षण देंगे।
पूरा ख्याल रखेंगे हम। कहना और करना बहुत अंतर है। हमारे लोगों ने 30 साल उन्हें सत्ता दिया था, एक बार की बात छोड़ दीजिए। ऐसे समय उन्होंने दिया कि केवट मल्लाह को दे दिया। ऐसा करते हैं कि लटकाने वाला, आज आरक्षण देते हैं कल कोर्ट में लटक जाए। मतलब इतना मिली जुली है कि ये हमें पिछड़े निकालते हैं, बहन जी उस पर स्टे दे देती। तो हमें रुकाऊ आना नहीं, टिकाऊ चाहिए। वहाँ मंच से भी बोला गया कि हमें रुकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, और टिकाऊ तब होगा जब हम आरजीआई से सिस्टम से आएंगे और आगे। वही तो गिद्ध की तरह देख रहे हैं कि भाई ऑर्डर हो और तुरंत हम रोक लें। हम डॉक्टर संजय निषाद पार्टी तय करेंगे, उनको हल करेगी। और बीजेपी के साथ आज यहाँ केंद्र और राज्य में सरकार है, मेरे जज हैं और जज के साथ पार्टी रहेगी। और 2022 की चुनाव में हम लोग जीत के इस समस्याओं के आज कुछ हल होंगे, कुछ इलेक्शन के बाद हल होंगे। ये बातें तय हो चुकी हैं। ये थे संजय निषाद। संजय निषाद का साफ तौर पर कहना था कि देखिए बीजेपी जो है वो हमारी जज है, जो भी अफवाह फैलाई जा रही है वो गलत है। हमारे और बीजेपी के बीच जो गठबंधन हुआ है वो लगातार चलता रहेगा और बीजेपी पे हमें पूरा भरोसा है कि निषाद समाज के हित में फैसला करेगी। कैमरामैन अमन के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।